नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। अब दूसरे राज्यों से खेती की तकनीक सीखेंगे प्रदेश के किसान। ठंड के मौसम में मछलियों का करें उचित प्रबंधन, आहार की मात्रा कम कर दे। रोटरी मल्चर फसल अवशेष प्रबंधन में बेहतर। बिहार सरकार लगातार किसानों को आधुनिक कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में बीते दिनों एक नई पहल के तहत बिहार के 6 जिलों में 191 किसानों को आत्मा योजना के अंतर्गत कृषि एवं समेकित कृषि से संबंधित नई तकनीकों का प्रशिक्षण लेने के लिए दूसरे राज्यों के कृषि से संबंधित प्रतिष्ठानों संस्थानों में भेजा गया। राजधानी पटना के कृषि भवन सभागार में कृषि मंत्री मंगल पांडे ने राज्य के बाहर प्रशिक्षण और परिभ्रमण कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण कार्यक्रम से किसानों की आमदनी को दुगना करना और उन्हें उन्नत तकनीक से रूबरू कराना ही विभाग का लक्ष्य है। पिछले कुछ सालों में बिहार के किसानों की आय बढ़ी है। इस गति को और तेज करने के लिए तथा खेती को अधिक से अधिक लाभदायक बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह कदम उठाया गया। मुंगेर के किसानों को नई दिल्ली, तो कटिहार के किसानों को रांची, समस्तीपुर के किसानों को लखनऊ, गया के किसानों को मथुरा, सीवान के किसानों को लखनऊ और लखीसराय के किसानों को अल्मोड़ा उत्तराखंड में किसानों को उन्नत खेती के गुण सिखाए जाएंगे। रांची में किसानों कम भूमि पर अधिक अनाज उपजाने का प्रशिक्षण लेंगे और औषधीय पौधों की खेती का प्रशिक्षण किसान लखनऊ में लेंगे। बिहार के किसानों को देश के कृषि से संबंधित प्रतिष्ठित संस्थानों में आत्मा योजना के माध्यम से प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में हो रहे नवाचार कार्यों से अवगत कराना है। इस तरह अब प्रदेश के किसान देखकर सीखो, सीखकर अपनाओ के सिद्धांत पर खेती करेंगे। पशुपालक भाइयों, मानसून के मौसम में पशु कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें एक प्रमुख बीमारी है अढ़ैया बुखार। पशुओं को बुखार आ जाना, खाने पीने में रुचि ना दिखाना, नाक से पानी बहना, छींक आना आदि लक्षण सामने आने लगे तो समझिए कि आपका पशु अढ़ैया बुखार के चपेट में आ गया है। यह बीमारी खतरनाक तो नहीं, लेकिन इस तरह के लक्षण सामने आने पर आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से अवश्य ही संपर्क कर ले और अपने पशुओं के लिए उचित निदान सुनिश्चित करें। कृषक बंधुओं, फसल अवशेष प्रबंधन वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। फसल अवशेष खेतों में जलाने से पर्यावरण, मानव एवं पशु स्वास्थ्य को नुकसान होने के साथ साथ खेत में मित्र कीटों को भी क्षति पहुंचाती है, जो मिट्टी और भूमि की उर्वरकता को प्रभावित करता है। रोटरी मल्चर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक उपयोगी और विश्वसनीय कृषि यंत्र है। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात पटना जिले के बादीपुर गांव की महिला किसान मंजू देवी से। मंजू देवी की आत्मनिर्भरता का रास्ता नेनुआ के इन खेतों से होकर गुजरता है। 10 कट्ठे में मंजू सब्जी की खेती करती हैं और लागत की तुलना में 2 गुना मुनाफा इन्हें एक बेहतर जिंदगी दे रही है। मत्स्य पालक कृषकों, ठंड का मौसम शुरू होने वाला है और ऐसे में आप मछली पालन पर विशेष ध्यान दें। तालाब में पानी से लेकर मछलियों के आहार प्रबंधन में गड़बड़ी होने से मछलियों के मर जाने का खतरा काफी बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में आपको आर्थिक नुकसान सहना पड़ता है। मछलियां नाजुक जलचर मानी जाती है, मौसम की मार नहीं सह पाती है। अधिक ठंड के मौसम में मछलियां अपना पूरा आहार नहीं ले पाती है। साथ ही धूप नहीं निकलने या कम निकलने के कारण तालाब में ऑक्सीजन की कमी भी होती है। इसलिए ठंड के मौसम में अन्य दिनों में दिए जाने वाले आहार की मात्रा को आधी कर देनी चाहिए, क्योंकि बचा हुआ भोजन सड़कर तालाब को गंदा कर सकता है। तालाब में पानी का लेवल हमेशा बनाए रखें। पंगेसियस मछली के मामले में थोड़ी ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए और 2 से 3 दिनों के अंतराल पर तालाब का लगभग
पानी बदल दें। मुर्गी पालकों, छोटे और सीमांत किसान या ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन आमदनी का एक बेहतरीन स्रोत साबित हो रहा है। बिहार में कई किसान खेती के साथ साथ मुर्गी पालन कर अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनसे मुर्गी पालन का व्यवसाय किया जा सकता है। वनराजा, ग्रामप्रिय, कैडी, प्रो आदि प्रजातियां रोग प्रतिरोधक प्रजातियां हैं और बिहार की जलवायु के लिए सदाबहार प्रजातियां भी मानी जाती है। इसलिए कृषक बंधु, अगर आपको मुर्गी पालन व्यवसाय के तौर पर अपनाना है तो इन प्रजातियों के साथ बेहद कम लागत में आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना के बाजार मंडी में आज आलू और प्याज के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर बने हुए हैं। नया लाल आलू 3800 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 3500 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं लोकल प्याज 5200 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। सुबह में धूप निकलने की संभावना है, लेकिन फिर आसमान में बादल भी नजर आएंगे। उमस से लोगों को राहत मिलेगी और प्रदेश में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश होने की भी संभावना है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक राजधानी पटना सहित प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की और जाना कृषि से जुड़ी तमाम नई बातें, सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। नमस्कार, मैं किशोर जब्बी स्वागत करती हूं आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जानकारियों का सिलसिला यूं ही आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। कि हर एक वैरायटी हर एक कंडीशन में अच्छा काम नहीं करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो अच्छा काम करेगा वो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर बेस्ड में नहीं कर सकता है। तो इसको जो ओवर द ईयर्स कैसे आइडेंटिफाई करके हम इसको करें, एक तो है आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले दिनों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर में पटना में संस्थान उद्योग बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य पूर्वी भारत के आईसीआर संस्थान और कृषि उद्यमियों के बीच की दूरी को कम करना है। बैठक में पूर्वी भारत के विभिन्न आईसीआर के प्रमुख सहित कई कृषि उद्यमियों ने भी भाग लिया। साथ ही साथ 10 समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक टीवी रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना और इसके अनुसंधान केंद्र कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केंद्र रांची तथा 2 कृषि विज्ञान केंद्र बक्सर और रामगढ़ ने मिलकर पूर्वी भारत में आईसीएआर संस्थानों और कृषि उद्यमियों के बीच की दूरी को कम करने के उद्देश्य से एक संस्थान उद्योग बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विशेषकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से 30 से अधिक उद्यमियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वैज्ञानिकों के साथ गहन विचार विमर्श भी किया। इनमें से कई प्रतिनिधियों ने अपने कृषि संबंधी नवाचारों का प्रदर्शन किया, जिससे कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ गई। साथ ही उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने वैज्ञानिक अनुसंधानों को व्यावसायिक रूप से अपनाने और उन्हें व्यापक स्तर पर उपयोग में लाने की अपनी प्रतिबद्धता भी जताई। कार्यक्रम की शुरुआत में
संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर खुशी व्यक्त करते हुए संस्थान द्वारा विकसित कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकियों के बारे में बताया जो व्यवसायीकरण के लिए तैयार हैं। साथ ही डॉक्टर दास ने संस्थान द्वारा विकसित व्यवसायीकरण तकनीकों जैसे उच्च वर्षा आधारित बहुस्तरीय फसल प्रणाली, टमाटर में ग्राफ्टिंग तकनीक, हर्बल चाय मिश्रण और बालू से प्राप्त अमीनो एसिड उर्वरक पर विस्तृत चर्चा की, जो उद्यमियों को विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने में सफल रहीं। डॉक्टर अनूप दास ने यह भी बताया कि ये तकनीकें न केवल उद्यमियों का समर्थन करेंगी बल्कि पूर्वी क्षेत्र में कृषि उत्पादकता को भी बढ़ाएंगी, जिससे प्रत्येक हितधारक के जीवन में समृद्धि आएगी। कि हर एक वैरायटी हर एक कंडीशन में अच्छा काम नहीं करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो अच्छा काम करेगा वो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर बेस्ड में नहीं कर सकता है। तो इसको जो ओवर द ईयर्स कैसे आइडेंटिफाई करके हम इसको करें, एक तो है आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट ऑफ वेराइटी, दूसरा है इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्मिंग सिस्टम। मतलब कोई भी खाली राइस फार्मिंग को हम लोग सोचते हैं कि नेचुरल फार्मिंग खाली करना इट विल बी लिटिल टफ, लेकिन जब सिस्टम मोड में, अभी हम लोग गुरुकुल में गए थे इधर कर्नल हरियाणा में, उधर हम लोग देखे कि कैसे उन लोग कर रहे हैं इन्हें सिस्टम मोड डाइवर्सिफिकेशन। एक क्रॉप नहीं करना है और प्लॉट बड़ा होना है तो उसमें क्रॉप भी हो, फ्रूट्स हो, एनिमल हो, सब कुछ इंटीग्रेट करके, तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस भी होगा, खाली फर्टिलाइजर और केमिकल उसमें नहीं होगा। तो इसमें सिस्टम मोड में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जैसे बोलते हैं, हम लोग बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्मिंग सिस्टम, तो इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट्स, आर्सेनिक एमिलियरेशन, जीनोम ट्रांसक्रिप्शन, डेवलपिंग फ्यूचर फार्म मॉडल, इसमें हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि फ्यूचर आने वाला दिन में आज से 50 साल बाद खेती किस टाइप का होगा। कोई धूप में जाना नहीं चाहेगा, रूम में बैठ के स्विच लगाओ, तो ठीक है थोड़ा ड्रीम तो है, लेकिन वी हैव टू वर्क इन दैट लाइन। सो व्हाट शुड बी आवर फ्यूचर फार्म मॉडल। इसका साथ साथ हमारा इधर टीचिंग प्रोग्राम है IRI के साथ, IRI हब UG-PG प्रोग्राम है, इसमें हम टाइम टू टाइम इंटरेक्शन करते हैं। इसमें हमारा स्टूडेंट अभी 24 स्टूडेंट इसमें है। कोलाबोरेशन पार्टनरशिप ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री स्टार्टअप का साथ मिलकर, सबका साथ मिलकर, क्योंकि जैसे मैं बताया हमारा रिसोर्स उतना ज़्यादा नहीं है कि हम पूरा ईस्टर्न इंडिया को देख ले, तो इसमें हमको सबका साथ मिलकर काम करना है। इस अवसर पर श्री विनय कुमार सिन्हा महाप्रबंधक नाबार्ड ने उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए सुलभता, पहुंच, विस्तार क्षमता, नवाचार, जलवायु स्थिरता और आर्थिक व्यवहार्यता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष जोर देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी नई तकनीक या व्यवसाय तभी सफल हो सकता है जब वह व्यापक रूप से सुलभ हो, जिससे सभी वर्गों के लोग उसे अपना सकें। साथ ही उसकी पहुंच इतनी होनी चाहिए कि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के किसान भी इसका लाभ उठा सकें। नाबार्ड सपोर्ट करता है, किसी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के प्रमोशन के लिए नाबार्ड सपोर्ट नहीं है। नाबार्ड का जहां कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है, जिससे कम्युनिटी को बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बताया अभी कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके IoT का वो जंगली जानवर है या नीलगाय है, उससे प्रोटेक्शन के लिए वो उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, किसानों को प्रोटेक्शन मिलेगा। ये प्रोटेक्शन एक इनका कमर्शियल वेंचर इंडिविजुअल का है, ये इसको सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको किसी पर्टिकुलर एरिया में कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए, लार्जर बेनिफिट के लिए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो नाबार्ड इसमें कुछ सपोर्ट जरूर कर सकता है। इंडिविजुअल कमर्शियल वेंचर के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर उसको कम्युनिटी में लार्जर बेनिफिट के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ आपका भी कमर्शियल इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा, कॉस्ट आएगा, लेकिन लार्जर बेनिफिट के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो नाबार्ड सपोर्ट जरूर करेगा। और आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग, आपके दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट आता हो जो आप कर रहे हैं, और उसमें नाबार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक पेज में लिख के हमको मेल कर दें। मैं सारे लोगों या सारे कॉन्सेप्ट पे काम कर नहीं सकता हूं, लेकिन उसमें से 4-5 जो इम्पोर्टेंट लगता है, जो जिसका ज़्यादा रेलेवेंस है, वो तो निश्चित तौर पे हम करेंगे। ICR के डायरेक्टर साहब ने अभी हमें बोला कि कुछ प्रोजेक्ट में नाबार्ड के साथ हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो फार्मर्स के इंटरेस्ट में आप प्रोजेक्ट जो भी देंगे, हमारा क्या है कि प्योर रिसर्च ओरिएंटेड में हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो कम्युनिटी बेनिफिट जहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, डिसमिनेशन में वी कैन गो सपोर्ट, तो वो काम हम करेंगे। और यहाँ पे हमारा एक बहुत दिनों से हमारी खुद की इच्छा थी और इंटरेस्ट हमारा इसलिए है कि मैं इसी राज्य का रहने वाला हूँ और मैं भी किसान हूँ।
इस अवसर पर मुजफ्फरपुर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास ने किसानों के कृषि उत्पादों के विक्रय मूल्य और ग्राहक मूल्य के बीच के अंतर को कम करने के लिए उद्यमियों को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। किसान अभी भी मेरे पास बिहार में किसान 2 साल का पेड़ चाहते हैं, 3 साल का पेड़ चाहते हैं, हम नहीं बना पा रहे हैं। हमारे लिए जो इंट्रिकेसी है कि पौधे को शिफ्ट करना, जो लेबर मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी है कि 10 लाख श्रवण 10 लाख पौधा को, क्योंकि अगर वहीं पे पौधा छोड़ देंगे नीचे जड़ चला जाएगा। मैं सरप्राइज होता 10 लाख पौधा को केवल 6 इंच शिफ्ट कर लेना है, लेकिन दैट काइंड ऑफ लेबर रिक्वायर मैनेजमेंट जो चाहिए उसको, वो इतना सुंदर वो कर पाते हैं जो हम लोग नहीं सीखे हैं। और ये समय है हम लोग आप लोगों के साथ मिलके ये जो फाइनल पॉइंट्स ऑफ बिजनेस है कि हमारे टेक्नोलॉजी को बिजनेस में जोड़ने के लिए जो फाइनल टूल्स है उसको कैसे हम लोग सीखें। ये आईसीआर के लिए भी बहुत बड़ा एक एरिया भी बन के आ रहा है, क्योंकि वैल्यू चेन आईसीआर कभी भी पहले हमारा कोर स्ट्रेंथ नहीं रहा था और समय आ गया हम अपने आप को फोर्क तक कैसे हमारा लैब से फोर्क तक प्रोड्यूस पहुंचेगा, उसके लिए वैल्यू चेन का इंट्रिकेसीज में रिसर्च होना। हम वैल्यू चेन में रिसर्च अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं। मैं अभी लीची संस्थान में काम कर रहा हूं और लीची संस्थान में जो सिनेरियो है कि भारत में जो बिहार के किसान हैं, बिहार के किसान एक एक पेड़ अगर बहुत अच्छा पेड़ है तो उनका जो बगीचा में हिसाब किया, अगर उनके पास 100 किलो अगर पेड़ है तो 2500 रुपये से ज़्यादा उनको कोई नहीं देता है जो व्यापारी को। और सारे 100% ऑफ लीची, मैं भी 99% बोलूँगा, और 1% लीची ऑर्चर्ड कोई अगर खुद से बेचते होंगे, और 99% बगीचा जो 2500 रुपया प्रति पेड़ बेचते हैं, मतलब जिस फल का दाम किसान को 25 रुपया मिलता है मैक्सिमम, अगर वो बहुत अच्छा अगर व्यापारी हुए तो। और जिस फल को हम लोग दिल्ली में 200 रुपया में खरीदते हैं। जब हम पूछते हैं कि आप किस कारण से आप वो काम क्यों नहीं कर पा रहे, तब वो जो गैप है, हम जो डर है हमारे खुद लीची का फार्मर में कि हमसे ये तोड़ाई करना जल्दी से, जैसे बताए आप जैसे बताए कि आप 2 दिन में फल का तोड़ाई करके दिल्ली पहुंचा देना होता है, किस समय में बनारस का फ्लाइट जाता है, वहाँ से दुबई जाना है। कुछ चीज़ जो है आजकल ये जो आईटी सेक्टर, सेंसर बेस्ड आइटम्स, हम मोबाइल दबाया और इरिगेशन स्टार्ट हो गया, फुहारा स्टार्ट हो गया, स्प्रिंकलर और ड्रिप स्टार्ट हो गया। कृषि पोषण कार्यक्रम का कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, दैनिक कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी के निदेशक डॉक्टर केजी मंडल ने आईसीएआर संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग का प्रसार करने के लिए समेकित कृषि की सलाह दी। कुछ चीज़ जो है आजकल ये जो आईटी सेक्टर, सेंसर बेस्ड आइटम्स, हम मोबाइल दबाया और इरिगेशन स्टार्ट हो गया, फुहारा स्टार्ट हो गया, स्प्रिंकलर और ड्रिप स्टार्ट हो गया, मोबाइल का बटन दबाया। ये कमाल तो है, लेकिन ये कमाल जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का खाली नहीं है भैया, ये कमाल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी मतलब टेलीकम्युनिकेशन का है कि नहीं। हम टेक्नोलॉजी बता रहे क्या, कब चलना चाहिए, सॉयल में जब मॉइस्चर का डेफिसिट होगा तभी इरिगेशन स्टार्ट होगा, ये दैट मीन्स। और एक बताता हूँ, जैसे सोलार बेस्ड इरिगेशन, तो सोलार का जो सेल बना रहे, हम आईसीआर नहीं बना रहे, सोलार टेक्नोलॉजी सोलार मिनिस्ट्री से जो भी इंस्टीट्यूट है वो बना रहे, हम सोलार से उसको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के साथ जोड़ रहे हैं। संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान के डीन डॉक्टर उमेश सिंह ने पूर्वी क्षेत्र में दूध की उपलब्धता और आवश्यकता के बीच के अंतर को कम करने के लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर चर्चा की। अभी देखें आप, बिहार का स्टेटस क्या है, केवल 12.5 मिलियन मेट्रिक टन दूध उत्पादन होता है बिहार में।
और मिल्क की जो उपलब्धता देश में है वो 456 ग्राम 459 ग्राम है, व्यक्ति उपलब्ध है, लेकिन हमारे यहाँ 276-77 ग्राम ही हो रहा है उपलब्ध। तो यहाँ पे भी किसानों को आगे आने की आवश्यकता है, इंडस्ट्री को भी आने की आवश्यकता है। जो हमारे पास किसान हैं, हमारे उच्च कोटि की नस्ल जो भी उपलब्ध हों उनको आगे बढ़ाएं। और मैं किसानों को हमेशा ये कहूँगा, आप जा करके बताएं कि साहिवाल और मुर्रा भैंस में और साहिवाल अपनी इंडिजिनस कैटिल को इनको प्रोपोगेट करें, इनके सीमन को लेकर के अपनी जो भी नॉन डिस्क्रिप्ट कैटिल है उसको जो है संवर्धित करें, आगे बढ़ाएं। इस तरह से आपका दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा और मिल्क प्रोडक्शन में भी हम आगे पहुंच पाएंगे। साथ ही श्री डीपी त्रिपाठी निदेशक बामेती ने किसानों की समृद्धि के लिए तकनीकों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। आपका जो बेगूसराय में मेज इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर बनाना अनुसंधान केंद्र जो गरौल है, वहाँ के भी सहयोग पर हम अपने सहयोग से प्रशिक्षण किसानों को करवा रहे हैं कि जिससे किसानों को तकनीकी नॉलेज, उनको ज्ञान बढ़े। आपको अवगत करना चाहते हैं कि अभी राज्य सरकार ने खरीफ के दौरान हम लोगों ने G9 प्रभेद और जो हाजीपुर की जो वैरायटी है उनका भी टिश्यू कल्चर करीब 1 करोड़ पौधा किसानों को आपूर्ति किया गया है। 1 करोड़ से ज़्यादा पौधा टिश्यू कल्चर का सप्लाई किया गया है। राज्य सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है। उसमें जैसे अभी पहली बार हम लोगों ने खरीफ में मिलेट का 1 लाख एकड़ से ज़्यादा का डिमांस्ट्रेशन कराया है और काफ़ी सफलतापूर्वक उसका रिस्पांस हम लोग को मिला है। फसल विविधीकरण में हम मिलेट्स खरीफ में जैसा आप अवगत है कि हमारे राज्य की मेज की प्रोडक्टिविटी कम है, उसको हम सुधार करने के लिए मेज के हाइब्रिड बीज को प्रमोट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना और विभिन्न उद्यमों के बीच 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। नई प्रौद्योगिकियों में टमाटर की ग्राफ्टिंग तकनीक और उच्च वर्षा आधारित बहुस्तरीय फसल प्रणाली के समझौते भारतीय लोक कल्याण संस्थान, रांची और महाराष्ट्र प्रबोधन सेवा मंडल नासिक के साथ किए गए। साथ ही कृषि स्टार्टअप्स के अंतर्गत इको लाइफ इंडिया लिमिटेड द्वारा हर्बल चाय मिश्रण तकनीक का समझौता, बालों से अमीनो एसिड उर्वरक का समझौता आदि भी शामिल हैं। इस अवसर पर एक नवीन मेशी उद्यमी श्री श्रवण कुमार ने अपनी सफलता की कहानी बताते हुए संस्थान के साथ अपने जुड़ाव के बारे में बताया। साइकिल रांची में पड़ता था, एक राजा बताया वहाँ पौधा बढ़िया बनता है, तब हम साइकिल से जाते थे वहाँ और धीरे धीरे देखते देखते फिर छोटा रूप में नर्सरी किए और नर्सरी छोटा रूप में किए और हम सोचे कि कैसे हम इससे भी अच्छा पौधा बनाए जो हर जगह बिक्री हो। और पौधा ऐसा हम बनाते हैं, अभी सब लोग देखे हैं कि कम से कम पानी में वो पौधा सर्वाइव कर जाएगा, कम से कम पानी में और अधिक से अधिक ठंडा में भी वो पौधा सर्वाइव कर जाएगा। उसका है बड़ा पॉलीथीन, लकड़ी का राख, गोबर और तालाब का मिट्टी दे के मट्टी तैयार करते हैं और उसमें विकसित जड़ करते हैं। इसका प्रमाण भी अभी 4-5 के भी हम दिए हैं, उन लोगों ने सर्टिफिकेट भी हमको दे दिया कि बिना पानी के पौधा लग जाता है। और अभी हम किसान का ट्रेनिंग भी कराते हैं सर, जैसे अपना प्रॉफिट का 20% हम अलग कर देते हैं। साल में 40 लाख रुपया तक का हम किसान को खाना खिला सकते हैं। आप लोग भी भेजिए किसान को निःशुल्क, उसको कागज कलम और ट्रेनिंग करा देंगे। और माने जितना प्रॉफिट का हम 20% अलग कर देते हैं और जो भी किसान जाए उसको खाना, ट्रेनिंग, कागज कलम कॉपी सब दे के उसको बताते हैं कि कौन ज़मीन में कैसा पौधा लगाना है। रांची की एक महिला उद्यमी अल्बीना एक्का ने बताया कि संस्थान से उन्हें जो सहयोग मिला उससे उन्हें हर्बल दवा तैयार करने और विपणन में मदद मिली। सबसे पहले तो मैं SCR से फार्मर फर्स्ट से मैं जुड़ी हुई थी और वहाँ से मैं धीरे धीरे करके मैं मतलब खेती करना और खेती को कैसे हम आगे बढ़ाएं और उसको धीरे धीरे करके हम मतलब अपना उद्योग में हम धीरे धीरे बढ़ने लगे। और उसके बाद हमारे यहाँ पर आए हुए विकास दास जी, वो बोल रहे थे कि अल्बीना तुम कुछ करो, तो हमको कुछ जानकारी ही नहीं होता था कि क्या कुछ समूह है सर, समूह में काम करेंगे ऐसा मैं सोचती थी, लेकिन समूह को मैं छोड़ी नहीं, मुझको कुछ करना है तो आगे बढ़ना है। तो मैं हर्बल मेडिसिन बनाती हूँ और महिलाओं को APO से भी जोड़ी हूँ, 5000 महिलाओं को ऑर्गेनिक खेती से मतलब खेती करवाती हूँ। वो लोग का जो भी प्रोडक्ट होता है उसको लेते हैं।
कार्यक्रम के दौरान एक महिला किसान द्वारा ग्राफ्टेड टमाटर तकनीक का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा और यह नई तकनीक पूर्वी क्षेत्र में रोग मुक्त टमाटर की खेती को बढ़ावा देने और आने वाले वर्षों में टमाटर की भारी पैदावार लाने की उम्मीद जगाती है। तो किसान भाइयों, आज की जानकारियों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, लेकिन कार्यक्रम के अगले भाग में हम फिर से मिलेंगे ऐसी ही कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।